Dear students, welcome back to another class. In the last lecture, we tried to understand the nitty-gritties of this defense of insanity across various criminal jurisprudential systems with India, England, and USA. Today, we are going to understand this concept at length. Before we set into the motion, हम पहले कोशिश करेंगे कि इंडियन पिनल कोड में IPC 1860 में इसको समझें. इंडियन पिनल कोड में जो डिफेंस ऑफ इंसैनिटी है वो सेक्शन 84 में रिकॉग्नाइज किया हुआ है और ये इसकी ड्राफ्टिंग पूरी बेस्ड है एमनेटन रूल्स पे. तो एमनेटन तक कैसे आए ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस डिफेंस ऑफ इंसैनिटी की, और उसके बाद कैसे इवॉल्व हो रही है और प्रेजेंटली क्या चैलेंजेस हैं, इसके ज़रिए से हम इसको समझेंगे. जैसे कि हमने आपको बताया था आर वर्सेस आर्नोल्ड के केस में जस्टिस ट्रेसी का ऑब्जर्वेशन था कि जहाँ एक इंसान वेयर एन अक्यूज्ड इज अंडर द विजिटेशन ऑफ गॉड, जिसे हम कहते हैं इंसेन डिल्यूजन टेस्ट, जो आर वर्सेस आर्नोल्ड में रिकग्नाइज किया गया था. देन वी हैव हैडफील्ड टेस्ट, वो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट था, सॉरी, हैडफील्ड टेस्ट को जो है इंसेन डिल्यूजन टेस्ट के भी कहते हैं. इंसेन डिल्यूजन टेस्ट, इसमें हैडफील्ड वाज एन अक्यूज्ड आर वर्सेस हैडफील्ड 1800 के अराउंड का केस है. 1800 का ईयर आता. हैडफील्ड ट्राइड इन हिज बिड टू असैसिनेट किंग जॉर्ज थर्ड. उसने किंग जॉर्ज थर्ड की तरफ ही फायर्ड सम बुलेट्स फ्रॉम हिज रिवॉल्वर और पिस्टल. लेकिन हैडफील्ड उस वक्त किंग जॉर्ज थर्ड झुका हुआ था किसी ऑडियंस से बात करने के लिए, और द बुलेट्स मिस्ड हिम and upon his charge Hatfield pleaded insanity. तो उसकी हिस्ट्री भी कुछ ऐसी थी और विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए. तो कोर्ट ने इसको रिकग्नाइज किया कि दैट इट्स एन इंसेन डिल्यूजन और उसको एक्विट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंजी और रेविंग मैडनेस, जिसे हम कहते हैं, जो तब तक इवॉल्व हुआ नहीं था टेस्ट. देन दिस criminal jurisprudence of insanity got a twist and landmark twist in the case of R versus Emnatin. और ये कई बार this is the most discussed case in criminal law in case of defenses of insanity. और across all criminal jurisprudences इसका this holds so good कि इसकी जो decision है, ratio है, आज तक most criminal jurisprudences में follow किया जाता है. एमनेटन एक्चुअली वॉज अ पर्सन, मैंने बताया आपको कि जिसने एडमंड ड्रमंड को मार दिया, जो रॉबर्ट पील जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उसके प्राइवेट सेक्रेटरी थे. और एडमंड ड्रमंड को उसने, ये समझिए एडमंड ड्रमंड है, इसको रॉबर्ट पील समझ के मारा. रॉबर्ट पील, तो ये अक्यूज्ड है डैनियल एमनेटन. अब इसने मर्डर इसका किया और ये समझ के किया, तो जूरी एक्विटेड हिम. एक्विटल से बड़ा शोर खड़ा हो गया और चूँकि जजमेंट तो ये गलत थी, तो इसलिए 15 जजेस बेंच को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रेफर कर दिया ये मैटर और कुछ क्वेश्चंस भेजे. उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो बन के आए टिल डेट वही एमनेटन रूल्स हैं जो आज तक क्रक्स फॉर्म करते हैं दिस इंसैनिटी के लॉ का. तो उस पर हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में, मगर बताना हमें ये था कि इसमें एक इलस्ट्रेशन है जो हम डिस्कस करना बहुत मुनासिब समझते हैं. अक्सर क्रिमिनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस बुक्स में, खासकर क्रॉस कार्ड एंड जोन्स की बुक में, आपको ये इलस्ट्रेशन मिलेंगे कि जैसे ए इज़ एन एक्यूज्ड ए है, इसको ए नाम रखिए. ए टेक्स प्ली कि उसने ह्यूमन बीइंग एच को मारा और एच को टी समझ के मारा और टी एक ट्री है. ये दिस माइट बी ए केस ऑफ इंसैनिटी. आप देखिए इसमें कॉग्निटिव फैकल्टी कैसे काम कर रही है. सिमिलरली इन द सेकेंड इलस्ट्रेशन एक्यूज्ड ए है, सेम एक्यूज्ड, इसने एच ह्यूमन बीइंग को मारा और ये कह के मारा कि मुझे डब्ल्यू ने कहा, डब्ल्यू एक और ह्यूमन बीइंग है. तो दोनों केसेस में एच को वो एच समझ के, इंसान समझ के मार रहा है. यहाँ ट्री ने कहा, यहाँ डब्ल्यू ने कहा. ये इंसैनिटी उससे अलग है. तीसरा केस इसी का ले लेते हैं. ए ने सेम केस में एच को मारा और एच को
पी समझ के मारा, और पी से समझिए आप पी इज़ समथिंग प्लास्टिक, या पी इज़ एनिमल है, कोई एनिमल समझ के मारा। तो इलस्ट्रेशंस बुक्स में दी हुई है कि इसने कहा कि मुझे कुत्ते ने कहा इसको मारो, तो कुत्ते ने अगर कहा इंसान को मारो, ऑल दो कि दिस रिलेट्स ये कि कुत्ते का समझना, कुत्ते ने कहा, ये हेलुसिनेशन हो सकता है, ये एक पागलपन हो सकता है, मगर कुत्ते ने कहा इसको मारो और उसको इंसान ही समझ रहा था, दिस माइट बी ए केस ऑफ मेडिकल इंसैनिटी, मगर ये लीगल इंसैनिटी नहीं है। तो लीगल इंसैनिटी ये है कि ही वॉज नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट एक्ट, और अगर वो इतना समझ रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, सराउंडिंग फैक्टर्स आर इमटेरियल। और दूसरी केस, बिफोर द कमीशन ऑफ द एक्ट एंड आफ्टर द कमीशन ऑफ द एक्ट, insanity by and large immaterial है। ऑल द रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है, बट वट ही हैज़ टू प्रूव, इफ़ ही कैन नॉट प्रूव, जो अहमदुल्ला के केस में कहा गया था, इफ़ ही कैन नॉट प्रूव दैट इंसैनिटी एट द टाइम ऑफ द एक्ट, तो उसको डिफेंस ऑफ इंसैनिटी विल नेवर प्रिवेल। तो ये इंसैनिटी का लॉ आपने देखा होगा, दिस इज़ बेस्ड ऑन कपल ऑफ मैक्सिम्स, जो 2-3 मैक्सिम्स हैं क्रिमिनल लॉ की। एक तो ये है कि फिरियोसिस फुरोर सुई पुनियर, ये फिरियोसिस फुरोर सुई पुनियर जिसे कहते हैं, या सोलस पुनियर, के दैट ए मैड मैन इज़ पनिश्ड बाय हिज ओन मैडनेस, ये लिटिल मैक्सिम्स हैं। A madman is punished by his own madness. And there is one more, furiosus nulla voluntas est. Voluntas, I don't know spelling ठीक है कि नहीं, but furiosus nulla, that a madman is as equal as an absent man, or he is almost absent. And और एक और है furiosus, क्योंकि ये कभी एग्जामिनेशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, फिरियोसिस एब्सेंशिया लोको एस्ट, हाँ ये सॉरी, इसका मतलब है इस मैक्सिम का दैट के मैड मैन इज एज से सिमिलर एज एन एब्सेंट पर्सन, and this furiosus nulla voluntas est means that the act of a madman is not voluntary. So ये recognize करते हैं। तो ये डिफेंस अब किस फॉर्म में है, अब एमनेटन के बाद ये बहुत ज़्यादा उसके बाद ट्रांसेंड कर गया है। तो सेक्शन 84 भी इसी पे बेस्ड है, एमनेटन के उस पे। ये दोनों तरह के, एक तो जो एक्सक्यूज़ेस जो होते हैं, एक तो है वोलिशनल और दूसरा है कॉग्निटिव का मतलब तो ये है कि जो उसकी मेंटल कैपेसिटी थी उसमें कुछ इम्पेयरमेंट इस लेवल का आ गया कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। और दूसरा जो है वोलिशनल का मतलब ही कुड नॉट कंट्रोल हिज फिजिकल कॉन्डक्ट ड्यू टू maybe impairment of mind or some other reason. तो ये थोड़ा वीकर ग्राउंड है इंसैनिटी के केस में, बट कॉग्निटिव इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर ग्राउंड। सो अभी हम इसके बाद की जजमेंट्स में देखेंगे कि हाउ दिस jurisprudence has reached to the present stage. अभी हम एक ब्रीफ ले लेते हैं। देखिए सपोज ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन क्रिमिनल लॉ में तकरीबन ऐसा ही प्रिंसिपल रिकग्नाइज किया गया है, और सिमिलरली कनाडा में भी यही है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में जो स्विस पेनल कोड है, स्विस पेनल कोड, इसका सेक्शन 10 जो है वो इसी डिफेंस को रिकग्नाइज करता है। और ड्राफ्टिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, मगर मोर और लेस हर जगह आपको ये दिखेगा दैट द पर्सन मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज और इडियोसी और इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज और without being capable of appreciating the unlawful
nature of the act. Similarly, French penal code भी है ऐसा. French penal code section 64 है rather 64 में that a person is compelled by madness or force which he was not able to resist. इसमें irresistible impulse को in a kind जो है वो एडमिट किया है. ऑल्दो कोर्ट्स का ये ऑब्जर्वेशन है, irresistible impulse insanity नहीं हो सकता. सो ये मगर मेजर जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो हमें डिस्कस करनी है, वो इंडिया, यूएस और इंग्लैंड की है. यूएस को केस पहले ले लेते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में क्योंकि फेडरल क्रिमिनल स्ट्रक्चर है, फेडरल क्रिमिनल लॉ में भी फेडरल, तो फेडरल क्रिमिनल स्ट्रक्चर की वजह से बड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है और इसको समझना भी बहुत मुश्किल है. बिकॉज क्योंकि अलग अलग क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंसेस हैं, अलग अलग जुरिस्डिक्शंस हैं. सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 या 5 स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे कंसास है, अलास्का है, इडाहो है. इन्होंने अलाउ ही नहीं किया है एक इंसान को, एक क्रिमिनल को ये प्लीड करने से कि दैट ही वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. और राइट और रॉन्ग टेस्ट जो है, कॉग्निटिव जो रीज़न है, वो अलाउ नहीं कर रहा है. और वो ये देखिए, एक होता है स्पेसिफिक इंटेंट. इसको हम क्लासेस में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक इंटेंट एंड स्पेसिफिक इंटेंट. अब यहाँ पे बस रेफरेंस दे रहा हूँ. जैसे हर ऑफेंस का मेंजरिया अलग अलग है जो रिक्वायर्ड है. जैसे एक थेफ्ट का मेंजरिया क्या है, डिसऑनेस्टली. अगर 378 सेक्शन में देखेंगे, हुएवर डिसऑनेस्टली, तो उसका मेंजरिया है डिसऑनेस्टली. और सेक्शन 24 जो है वो डिसऑनेस्टी को फिर डिफाइन करता है. डिसऑनेस्टली ये है कि अगर इंटेंशन है रॉन्गफुल गेन करने का किसी एक इंसान का, या फिर किसी और के साथ रॉन्गफुल लॉस करने का, तो वो कहा जाएगा कि एक इंसान ने डिसऑनेस्टली एक्ट किया. तो अगर रॉन्गफुल गेन एक का करना चाहा, एक का रॉन्गफुल लॉस करना चाहा, तो ये कहा जाएगा उसने डिसऑनेस्टली एक्ट किया. और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव किया डिसऑनेस्टली के साथ, कहा जाएगा थेफ्ट हो गई. इसी तरह हर ऑफेंस का, जैसे मर्डर का है मैलिस एफोरथॉट, हर एक का अलग अलग मेंजरिया है, जिसे स्पेसिफिक इंटेंट और मेंजरिया कहते हैं. तो अंडर दीज क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, यूएस में कुछ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस ऐसी हैं जैसे ये स्टेट्स नहीं अलाउ कर रही हैं, उनमें क्रिमिनल को ये अलाउड नहीं है प्लीड करने का कि दैट ही कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉन्ग एंड राइट एट दैट टाइम ओविंग टू द मेंटल डिजीज. बल्कि वो स्पेसिफिकली मेंजरिया ही को प्लीड कर सकता है कि ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दैट मेंजरिया, और सेंटेंसिंग में अलग से प्लीड कर सकता है इंसैनिटी को. तो एक लॉ जो है कंसास सिटी, जो कंसास स्टेट है उनका, उसमें लॉ था, और लॉ बाकायदा इसको फॉरबिड कर रहा था प्लीड करने से. तो ये मैंने पिछले में भी कहा था. इसको अब मैं जो रीसेंट जजमेंट्स हैं, एक इंडिया की एक यूएस की, इनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा इंशाल्लाह. केहलर वर्सेस कंसास, ये 23 मार्च 2020 अभी रिसेंटली ये डिसाइड हुआ केस. इसको आप जजमेंट को देख भी लीजिएगा. इसमें क्या हुआ, ये जो क्रेग केहलर है, ये एक इंसान जो अपनी बीवी के साथ बहुत खुशहाल जी रहा था. 2008 में इनके दरमियान जो है कुछ शादी में अनबन शुरू हो गई, एंड देन हिज वाइफ स्टार्टेड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और इनकी ही वेंट टू डिप्रेशन, और he started suffering from obsessive compulsive disorder and depression. और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने इसको ट्रीट करना शुरू कर दिया, जिन्होंने फिर इसको एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एग्जाइटी मेडिकेशंस दिए, और स्लीपिंग पिल्स लेता रहा. लेकिन दवाइयाँ वैसे नहीं ली जैसे इसको डायरेक्शन दी जा रही थी. तो एक दिन अचानक ये अपनी वाइफ जहाँ रह रही थी वहाँ चला गया. तो अपनी ग्रैंड मदर, यानी वाइफ की ग्रैंड मदर थी वो, एक्चुअली ये मदर इन लॉ ही हुई इसकी अपनी मदर इन लॉ और अपनी 2 बेटियाँ और अपनी मिसेज यानी वाइफ, इसको शूट करके मार दिया. तो इसके बाद इसने डिफेंस ऑफ इंसैनिटी प्लीड किया.
अपॉन हिज ट्रायल, और चूँकि इसने डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी थी कि इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बॉर्डरलाइन पैरानॉइड एंड नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और जिसकी वजह से ये दवाइयाँ ले रहा है। तो चूँकि ये डिफेंस इसका रिजेक्ट हुआ और इसका कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड हो गया, और इसकी अपील पे भी सर्किट कोर्ट ने और फिर कंसास सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया, और उसमें क्वेश्चन, चूँकि अब सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ में तो उसमें तो नहीं जा सकते थे एविडेंस के मैटर में, तो सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोर्ट चली गई कि वो ये था कि क्या स्टेट कंसास एबॉलिश कर सकती है ऐसा इंसैनिटी का डिफेंस ऑल टुगेदर, और क्या ये एबॉलिश कर देना इसको डिफेंस को 8th अमेंडमेंट और 14th अमेंडमेंट, जिसे ड्यू प्रोसेस या बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ का यही है, जैसे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर है वहाँ 18th अमेंडमेंट और 14th अमेंडमेंट कहलाता है ड्यू प्रोसेस क्लॉजेज। तो ये ड्यू प्रोसेस क्लॉज को तो नहीं वायलेट कर रहा है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 है, वो ये कहता है कि कोई लॉ नहीं बन सकता इन डेरोगेशन ऑफ और इनकंसिस्टेंट हो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो अगर होगा तो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी उसको वो ही डिक्लेयर कर देगा सुप्रीम कोर्ट, जिसे या कोर्ट हाई कोर्ट भी, जिसे जुडिशियल रिव्यू का पावर कह सकते हैं। तो यहाँ ड्यू प्रोसेस क्लॉज है। तो इसमें जो फ्रैक्चर्ड जजमेंट आई, इसमें 6-3 की मेजॉरिटी से मैंने आपको बताया था, इसमें माइनॉरिटी जजमेंट में सोटोमेयर भी थी, और सोटोमेयर क्योंकि पर्सनली मेरी फेवरेट है, वो हार्वर्ड मूड में जज भी बनी थी, तो बट माइनॉरिटी में थी और डिसेंटिंग उनका जजमेंट आया अलग से, बट मेजॉरिटी ने ये हेल्ड किया कि इट डज़ नॉट वायलेट द ड्यू प्रोसेस क्लॉज, और ऐसा लॉ स्टेट बना सकता है। बट लार्जली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूएस का लॉ जो है वो बेस्ड है एमनेटन रूल्स पे ही, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रिकॉग्नाइज दैट एमनेटन टेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में चूँकि इंग्लिश लॉ ही फॉर्म्स द बेड रॉक ऑफ दिस डिफेंस ऑफ इंसैनिटी विद द केस ऑफ एमनेटन, तो आफ्टर दैट एमनेटन से आगे जो जूरिस्प्रूडेंस बढ़ गई है इंग्लिश लॉ में, इट इज़ जो मैंने आपको बताया था कि एक तो है डिफेक्ट ऑफ रीज़न और एक है डिजीज़ ऑफ माइंड, जो वोलिशन में आता है, और ये कॉग्निटिव में आता है। डिजीज़ ऑफ माइंड ऐसी भी हो सकती है, इसमें बहुत तरह की सिचुएशंस आती हैं इंसान की मेंटली, जैसे ये एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी फिट्स है, जैसे सोमनैम्बुलिज्म है, या जिसे हम स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं। इसी तरह हैलुसिनेशंस हैं, इसी तरह हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें इंसुलिन ज़्यादा लेने की वजह से भी या इंसुलिन ना लेने की वजह से माइंड थोड़ी देर के लिए नेचर ऑफ द एक्ट समझने से डिप्राइव हो जाता है और इंसान से ऑफेंस हो सकता है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है यूएस का, वो तो आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा डुरहम रूल ही है, डुरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें प्रोडक्ट टेस्ट जिसको कहते हैं या रीजन टेस्ट। तो लेकिन अभी हम यूनाइटेड किंगडम का डिस्कस कर रहे हैं और इंग्लैंड का। तो इंग्लिश लॉ में प्लेथोरा और कैटेना ऑफ जजमेंट्स हैं, जिसमें फिर इन स्टेट ऑफ माइंड्स को रिकग्नाइज किया गया है अलग अलग। ये सारे नहीं हो सकते हैं बट विद वेरिएंसेस इन द जजमेंट्स, जिसमें आर वर्सेस कैंप की जजमेंट 1957 की है, ये आर वर्सेस कैंप, और आर वर्सेस सुलीवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आप इनको अपनी रिसर्च के लिए देख लें। इसी तरह ब्रैटी की जजमेंट है, ब्रैटी वर्सेस अटॉर्नी जनरल फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड, अटॉर्नी जनरल फॉर नॉर्दर्न
आयरलैंड, जिसमें हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया की डिस्टिंक्शन में कोर्ट चली गई, 1963 की जजमेंट है। तो ये है इंग्लिश लॉ इस पे बेस्ड, जो आज भी हालांकि देयर वाज अ बटलर कमेटी जिसने रिकमेंड किया था कि ये ऑब्सलीट हो गया है दिस एमनेटन रूल्स, इसमें मॉडर्न लॉ और कोई आना चाहिए, बट अभी तक इसमें कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं आया है। दिस एमनेटन रूल्स स्टिल होल्ड गुड। तो अब मॉडर्न या ट्रेंड्स या प्रैक्टिसेस हम देखते हैं कोर्ट्स की क्या है। मॉडर्न ट्रेंड्स जो इंसैनिटी के लॉ में है वो रिगार्डिंग द मेंटल डिजीज़ कंडीशंस जो हैं, जितनी भी मेडिकल साइंस एडवांस होती जा रही है, तो इंसानी दिमाग की जो जैसे बटलर कमेटी ने ये कहा था कि दैट माइंड और कॉग्निटिव फैकल्टी इज़ नॉट द ओनली मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। दिमाग सिर्फ नहीं इंसानी जिस्म को काबू करता है, कुछ और भी कर लेता है, विच इज़ ये थोड़ा डिबेटेबल है कि जैसे एक इंसान सही सालिम है, दिमाग काम कर रहा है, एक चीज़ों का हिसाब भी लगा सकता है, मगर एक गाली या एक चीज़ उसको प्रोवोक कर दी और वो ही लॉस्ट हिज माइंड, या इतनी बड़ी दुख की खबर आ गई दैट ही लॉस्ट हिज माइंड फॉर अ वाइल, या ऐसा ख़तरनाक शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिमाग पे, ये असर हो गया, ही लॉस्ट हिज माइंड फॉर अ वाइल एंड ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ दिस सैनिटी। तो सिर्फ दिमाग नहीं उसको कंट्रोल करता, ऐसा ओपिनियन बटलर कमेटी का था कि ये चेंज होना चाहिए। तो मॉडर्न ट्रेंड्स में चैलेंज यही है क्रिमिनल लॉ के पास कि इसमें जितना ज़्यादा मेडिकल साइंस और लॉ के दरमियान गैप ब्रिज हो जाएगा, नैरो डाउन हो जाएगा, उतना अच्छा है। और फिर दूसरा ये है कि कोई ऐसा पॉइंट ऑफ कंकरेंस लेना पड़ेगा। जैसे एमनेटन के प्रिंसिपल्स में एक तो ये है, देयर इज़ प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी, एवरी पर्सन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी सेन and this is a rebuttable presumption, can be displaced by the accused, burden of proof lies upon him। ये सारी criminal jurisprudences में common है, similar है, that burden of proof lies upon him to show that he was at the time of act laboring under mental disease, और वो mental disease इस दर्जे की थी that he was left deprived of sanity or ordinary cognitive faculties। तो मॉडर्न ट्रेंड्स में हम इंडियन केस लॉज कुछ देख लेते हैं, जिसमें मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, कुमारी चंद्रा, ये जस्टिस गोवर्धन और जस्टिस रफ़ीक की जजमेंट है जयपुर हाई कोर्ट की वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं है जजमेंट, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं या मिसलीड ना हो जाएं। तो इसमें अक्यूज्ड को जो है PSM जिसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस सिंड्रोम, इसको रिकग्नाइज किया एज अ ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। हालांकि इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, बट इसमें डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं, जजमेंट पढ़ेंगे ऑन द फेस इसको जज नहीं करना चाहिए, डिटेल्ड रिपोर्ट है डॉक्टर्स की और साइकोलॉजिस्ट्स की कि इसके सिम्टम्स क्या थे और ये पेशेंट किन कंडीशंस में इससे सफ़र कर रहा था, एंड दिस डिफेंस वाज रिकग्नाइज्ड। अब लास्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे वो है पोस्ट कन्विक्शन, क्योंकि ये समझना भी ज़रूरी है। ये तो अभी प्री कन्विक्शन सारा था, ट्रायल से पहले एक्यूज इसकी प्ली ले लेगा, और मैंने आपको बोला था CRPC में पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 25 जो इससे डील करता है, और सेक्शन 328 से लेकर के 339 तक इसमें है प्रोविजंस हैं जब ट्रायल पे अक्यूज्ड इसकी प्ली ले ले दैट ही वाज इनसेन। अब पोस्ट कन्विक्शन, अब उसका कन्विक्शन हो गया, उसके बाद वो पागल हो गया या उसके बाद क्या उसको सज़ा में कमी हो सकती है उसकी, अगर जैसे अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट नहीं था इनसेन, उससे पहले इनसेन था या उसके बाद इनसेन हुआ, तो चूंकि डिफेंस तो नहीं मिलेगा, एट द टाइम चाहिए, तो क्या उसको कन्विक्शन के बाद उसको ये रिलीफ मिलेगा? तो पोस्ट कन्विक्शन सारी जूरिस्प्रूडेंसेस में ऑलमोस्ट एग्रीड है दैट पोस्ट कन्विक्शन जो है इंसैनिटी एक्ट्स एज ए मिटिगेटिंग फैक्टर। ये मिटिगेटिंग फैक्टर है
इन और डिमिनिशिंग फैक्टर जिसे कहते हैं, डिमिनिशिंग फैक्टर पनिशमेंट देने में। जैसे कि यूएस में भी यही लॉ है पहले से, जिसे एक जजमेंट है, आई डोंट रिमेंबर मैं सही लिख रहा हूँ या गलत, बट इट्स पेंड्री वर्सेस लाइनॉश। ये केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूएस में ये कहा था कि ये 1989 की जजमेंट है और ये ओवर रूल हो गई फिर 2002 में एक और जजमेंट से, जिसे एटकिंस वर्सेस वर्जीनिया कहते हैं, जिसमें इसको ओवर रूल करके ये कह दिया कि नहीं, पोस्ट कन्विक्शन मेंटल सिकनेस और इंसैनिटी कैन बी ए ग्राउंड ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर। पहले इसमें कहा था कि नहीं है। इंडिया में भी कुछ इसी तरह की जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई है। पहले तो इंडिया में यही स्टैंड था। त्रिवेणी बेन की जजमेंट है, जैसे आप इन जजमेंट्स को देख लीजिएगा वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। त्रिवेणी बेन स्टेट ऑफ गुजरात है, और इसी तरह भुल्लर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली है, जिसमें देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को पहले इनकार कर दिया था और इसकी जो वाइफ है उसने प्ली डाल दी थी, भुल्लर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये 2013 से पहले की जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली डिनाई किया। बट फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2013 से शत्रुघ्न चौहान में ये पहली बार एडमिट किया। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एडमिट किया कि पोस्ट कन्विक्शन मेंटल इलनेस और सिकनेस एक ग्राउंड हो सकता है। मैं इन सारे केसेस का एक कॉमन कंकरेंस जो रेशो बताऊंगा आपको। जैसे शत्रुघ्न चौहान है, शत्रुघ्न चौहान के बाद इसको कई जजमेंट्स में और रिपीट किया, जैसे इसी में किया देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी रिकॉग्नाइज किया। और रिसेंटली 2020 के आसपास या अप्रैल 2019, आई डोंट रिमेंबर विच, मे बी ये अक्यूज्ड एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी कोर्ट ने ये कन्विक्ट अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सेंटेंस उसका कन्वर्ट कर दिया। और ये भी एक है कि पोस्ट कन्विक्शन मेंटल इलनेस एक मिटिगेटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक्सोनरेट नहीं करता। जो हम जनरल डिफेंसेस में इंसैनिटी पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली एक्सोनरेट एब्सॉल्व कर देता है अक्यूज्ड को, क्रिमिनल लायबिलिटी से छुड़ा देता है। कुछ और जजमेंट्स हैं तो इनका जजमेंट का रेशो मैंने बोला था आपको, कॉमन रेशो तो इन जजमेंट्स का यही है कि एक ह्यूमन बॉडी जब इनकेपेबल बन गई हो वो समझने के लिए कि उसको सज़ा क्यों दी जा रही है, तो फिर सज़ा देने का पर्पस कोई है नहीं। इट इज़ एज बैड एज पनिशिंग अ डेड बॉडी। ये मैं कह रहा हूँ ये जजमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन रीज़न यही है। तो सिमिलरली आपको जैसे शेराली वली मोहम्मद की जजमेंट है, शेराली वली मोहम्मद, और शेराली वली मोहम्मद के साथ और जजमेंट्स हैं कुछ, वो भी देख लीजिएगा। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, शेराली वली मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसी तरह दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है, दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसी तरह और कौन सी है, यस, श्रीकांत आनंदराव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, प्रोबेबली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो इन सारी जजमेंट्स में एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी इस जजमेंट में, दैट even though that the accused was odd, conceited, irascible or behaviors in a very strange manner at times, ये सारी फैक्टर्स होना काफ़ी नहीं है उसको छुड़ाने के लिए और ये कह देने के लिए कि उसको डिफेंस ऑफ इंसानिटी मिल जाना चाहिए। यानी वो अजीब व गरीब था, हरकतें उसकी अजीब थी, या एक्ट करने से पहले उसकी हरकतें वैसी थी, एक्ट जो इन क्वेश्चन है वो करने के बाद उसका एक्ट वैसा था।
तो ये सारा इररिलेवेंट है अगर एक्यूज्ड का साइड ये नहीं प्रूव कर पाया दैट एट द टाइम ऑफ द एक्ट मेंस रिया और द कॉग्निटिव फैकल्टी was altogether absent or so much impaired that the accused could not understand the nature of the act. That concludes this part. We'll see you in another lecture. Till then, take care of yourself. Goodbye.